दोस्तों आज हम बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में बिकॉज़ आज के टाइम पे वो हॉट केक चल रहा है। हर कोई HDFC बैंक के बारे में बात कर रहा है अतानु चक्रवर्ती जी के रेजिग्नेशन के बाद। रेजिग्नेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि एथिक्स और प्रिंसिपल्स का HDFC बैंक में इशू है। अतानु चक्रवर्ती जी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। 1985 के IAS कैडर के ऑफिसर हैं। करीबन 35 साल गवर्नमेंट में जॉब करने के बाद उन्होंने रिस्पेक्टफुली अपना पीरियड ख़त्म किया और रिटायर हुए। उसके बाद में करीबन 10-11 साल गवर्नमेंट के विभिन्न इंपॉर्टेंट पदों में फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह में रहे। 2021 जुलाई 2021 में HDFC में अपॉइंट होते हैं और 2026 में एग्जिट करते हुए कहते हैं 18 मार्च 2026 को कि HDFC में एथिक्स और प्रिंसिपल्स के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। RBI कहता है सब कुछ ठीक है दोस्तों, और उसके 2 दिन बाद से मिस सेलिंग के लिए रिटेल ब्रांच बैंकिंग हेड संपत कुमार सर और हर्ष कुमार जी और पल्लवी जी को निकाल दिया जाता है। अंतर्यामी बाबा ने बोला कि सब कुछ ठीक है, बट निकला कुछ और। दोस्तों आप अपना दिमाग लगाएं, आप देखेंगे बाज़ार में डिफरेंट टाइप्स के नैरेटिव चल रहे हैं। जैसे ही अतानु चक्रवर्ती जी इतने सीनियर आदमी रिज़ाइन किया और बोला कि कुछ गड़बड़ है, बहुत सारे नैरेटिव्स चलने लगे। आप जानते हैं पावरफुल लोग अपने फेवर में कैसे नैरेटिव्स चलाते हैं, और कहने लगे अतानु चक्रवर्ती साहब ही गलत बात कर रहे हैं। चलिए मान लेता हूं मैं 2 मिनट के लिए कि अतानु चक्रवर्ती साहब शायद गलत बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन करने में क्या बुराई है और ये देखने में क्या बुराई है कि HDFC बैंक के अंदर क्या चल रहा है गड़बड़। जब ये बात होती है तो HDFC बैंक को अलाउ कर दिया जाता है कि आप अपनी खुद की एजेंसी रखिए। चोर को ही कहा जाता है कि आप ही अपना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रखिए और आप बताइए कि आपके अंदर क्या सही चल रहा है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ दोस्तों, और मैं ये प्रबलता से कहता हूँ कि HDFC के MD को क्यों ना निकाला जाए। अगर संपत कुमार साहब को उस यूनिट का हेड होने की वजह से निकाल दिया गया जिसके अंडर मिस सेलिंग होती है और उनके एग्जीक्यूटिव मिस सेलिंग करते हैं और कई सीनियर एम्प्लॉयज़ मिस सेलिंग करते हैं, उसमें संपत कुमार की अकाउंटेबिलिटी सेट करके निकाल दिया जाता है। हम उस देश में रहते हैं दोस्तों जहाँ पे अगर कोई छोटा सा वाक़या आपके शहर में भी होता है तो जनता खड़ी हो जाती है, पार्टियाँ खड़ी हो जाती हैं कि चीफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन चाहिए। तो एक ऐसा हेड जो लगातार फेल हो रहा है, उसे बैंक और जनता और शेयर होल्डर क्यों टॉलरेट कर रहे हैं, आपको इसके अंदर की छुपी हुई खबर समझने की कोशिश करना चाहिए। मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों आदित्य पुरी साहब के रेजिग्नेशन से। आदित्य पुरी साहब ने इस बैंक को यहाँ पहुँचाया। 25 साल उन्होंने अपने जीवन के दिए और दिशा बदल के रख दी बैंकिंग इंडस्ट्री की, और स्पेशली HDFC बैंक की और उनके इन्वेस्टर्स की। जब उन्होंने शशि जगदीशन साहब को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर करी और वो निकले, तो आपने देखा उन्होंने बैंक में कोई भी पद किसी भी तरह का इंटरनल एक्सटर्नल चूज़ नहीं किया, ना कि कंसल्टेंसी कमेटी में भी वो रहे। उन्होंने बैंक छोड़ने के बाद अपने शेयर बेचे, अपनी बेटी के शेयर बेचे, वहीं से सिग्नल्स चालू हो गए थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर ये बैंक मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देने वाला था तो इतना समझदार आदमी जिसने बैंक को इतने छोटे से इतना बड़ा बनाया, वो अपने पैसे नहीं निकालता। सिग्नल्स वहीं से चालू थे। थोड़े ही दिन बाद आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा HDFC बैंक को झटका लगता है। क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए जाते हैं HDFC बैंक की सोर्सिंग। नए कार्ड सोर्सिंग करीबन 9 महीने के लिए बंद करता है RBI। किसी विसल ब्लोअर के बाद, कंप्लेंट के बाद में ये एक्शन होता है और वो बात सबसे छुपा ली जाती है। देखिए आप ट्रांसपेरेंसी का क्या हाल है हिंदुस्तान में। RBI छुपा लेता है, मीडिया इसको छुपा लेता है, और HDFC तो चाहते ही था कि ये बात छुप जाए। आप सोचिए इतना बड़ा बैंक है, 10 करोड़ कस्टमर हैं। अगर 1 करोड़ कस्टमर भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और HDFC बैंक ने 100 रुपये भी गलत चार्ज करे उस अकाउंट में हर महीने, HDFC बैंक को 100 करोड़ रुपए महीने का फ़ायदा होता है, मतलब लगभग 1200 करोड़ रुपए साल का। इतना बड़ा इवेंट होता है और किसी भी बंदे को ये बताया नहीं जाता है, जनता को ये नहीं बताया जाता कि किस तरह का फ्रॉड HDFC बैंक कर रहा था, जिसकी वजह से 9 महीने का लंबा बैन लगा। इसी बात से समझ सकते हैं कि क्या बातें छुपाई जा रही हैं HDFC बैंक में। इसके बाद में मैंने विसल ब्लोअर किया। HDFC बैंक में बहुत सारी गंदी गलत अनएथिकल एक्टिविटीज़ चल रही थी, जिसके सारे वीडियोज़ और प्रूफ्स मैं सोशल मीडिया पे डालता जा रहा हूँ। उसे भी इग्नोर किया गया। RBI में कंप्लेंट करी, इग्नोर किया। SEBI में कंप्लेंट करी, इग्नोर किया, जिसकी लड़ाई मैं अभी तक लड़ रहा हूँ और मुझे श्योरिटी है कि मैं जीतूँगा। आज नहीं कल मैं जीतूँगा, बिकॉज अगर ऊपर वाला साथ में है तो इस तरह के एपिसोड्स होते हैं। अतानु चक्रवर्ती ने खुद बोल दिया कि बैंक के अंदर गलत चल रहा है, जिनसे मैंने कंप्लेंट करी थी, और उस टाइम इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद एक घोटाला होता है। लीलावती हॉस्पिटल वाले क्लेम लगाते हैं MD पे कि MD साहब ने 2 करोड़ 5 लाख रुपए लिए।
कोर्ट में प्रूफ प्रेजेंट करें, उनके अगेंस्ट में एफआईआर होती है, एफडी साहब भागते फिरते हैं, कोई भी कोर्ट उनका केस लेने के लिए रेडी नहीं होता है। बड़े बड़े दावे करते हैं कि डिफेमेशन का केस लगाएंगे, लीलावती हॉस्पिटल झूठ बोल रहा है, और अल्टीमेटली क्या होता है, बात को एडजस्टमेंट करके रफा दफा कर दिया जाता है। ये बात आप और मैं बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। बात यही नहीं ख़त्म होती। जब ये केस हुआ और प्रशांत मेहता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया कि एचडीएफसी बैंक में सीएसआर फंड का मिसयूज़ हो रहा है और उस फंड को निकाल के मेरे एम्प्लॉयज़ को तोड़ के ट्रस्ट को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है, वो बात सही निकलती है। कुछ ही समय बाद एचडीएफसी बैंक में कई सीनियर ऑफिशियल्स को निकाल दिया जाता है। रातों रात वीएस चक्रपाणी साहब एचडीएफसी से गायब हो चुके थे। कोई आदमी 54 या 56 साल की एज में एचडीएफसी बैंक को, जब उसका गोल्डन एरा चालू होने वाला है, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हुआ, सब लोग बोल रहे हैं गोल्डन एरा है, तो आदित्यपुरी साहब निकाल लेते हैं अपना सारा फंड्स। चक्रपाणी साहब रातों रात गायब हो जाते हैं। विनय राजदान साहब के अगेंस्ट में एक्शन होता है, उनसे बोल दिया जाता है कि कल से मत आना रही, और 7 महीने तक वो पोजीशन खाली रहती है, एचडीएफसी भर नहीं पाता। मतलब कोई तैयारी नहीं थी इनकी, ऑल ऑफ अ सडन निकालना पड़ा। अब किसी राकेश कुमार जी का भी नाम उसमें शायद आ रहा है, सोशल मीडिया पे देखने में आ रहा है। तो ये कुछ एपिसोड नहीं है दोस्तों। एचडीएफसी बैंक ने जीएसटी का भी घोटाला किया, जिस पे मैंने केस बनाया, और एक बहुत बड़ा घोटाला और भी आने वाला है, जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। लगातार इस तरह के घोटाले चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पूना में एक नेक्सस पकड़ा जाता है, जिसमें राजा उपाध्याय के अंडर में ऐसा कहीं से अंदरूनी खबर थी, इसके ऑथेंटिकेशन चेक करना पड़ेगा। लगभग 80 लोग इन्वॉल्व थे और सारे सीनियर लोग इन्वॉल्व में थे, जिससे कई लोगों को तो मैं भी जानता हूँ। उन्होंने एक ग्रुप बनाया और लोगों एचडीएफसी बैंक का सारा बिजनेस वहीं रूट करना चालू कर दिया। डीएसए बनाया और सब अपने रिलेटिव्स के नाम से बनाए। जो वेंडर्स को काम दिया जाता था, उनके कमीशंस उसमें जाने लगे। एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगे जाने लगे कि आपका प्रमोशन चाहिए, तो आप बड़े बड़े प्रमोशन के लिए 50 से 1 करोड़ रुपए तक भी मांगे गए कि आपको इन प्रकरण आपको प्रमोट कर देंगे। क्या ये एचडीएफसी के एम्प्लॉयज़ के साथ पार्शलिटी नहीं है, और क्या ये होना चाहिए? आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक का शेयर पिछले 5 सालों से, जब 6 साल से मैंने ये बात रेस करना चालू करी है, ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न पे था अभी 4-6 दिन पहले। तो जिन्होंने पैसा लगाया उनका पैसा ऑलमोस्ट ज़ीरो है। इनफैक्ट नेगेटिव कहें अगर हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इन्फ्लेशन, ग्रोथ और बाकी प्रोडक्ट की ग्रोथ, तो आप प्रैक्टिकली आपका पैसा ज़ीरो नहीं, नेगेटिव होगा। उन एम्प्लॉयज़ के साथ भी धोखाधड़ी है जिन्हें ई-शॉप्स दिए गए। आज जिस रेट पे उन्हें ई-शॉप्स दिए गए, आज उससे भी कम रेट पे एचडीएफसी बैंक मार्केट में मिल रहा है। तो क्या कमाया आपने? और ये सिर्फ एक धोखाधड़ी नहीं है। मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ वीआरएम के बारे में। इनका वर्चुअल बैंकिंग चैनल है, बहुत ही बड़ा चैनल है, और उसके अंदर क्या घोटाले चल रहे हैं मैं उसके बारे में भी बताने वाला हूँ आपको। कैसे डेटा लीकेज हो रहा है बैंक का, वो भी बात मैंने करी थी, और आपने देखा कि जनवरी या मार्च 2023 में बहुत बड़ा डेटा लीकेज होता है। डेटा मैनिपुलेशंस होता है, बैलेंस शीट्स चेंज कर दी जाती हैं, कस्टमर्स को कुछ दिखाया जाता है और एक्चुअल रियलिटी कुछ होती है। इस पर भी मेरा वीडियो बना हुआ है कि 51% ग्रोथ बोली और निकली 6 से 10% के बीच में कुछ ग्रोथ एचडीएफसी बैंक की। मेरा कहना यह है दोस्तों, इतनी सारी गंदी चीज़ें, गड़बड़ चीज़ें बैंक में हो रही हैं, कोई भी एनालिस्ट आपसे आके नहीं बताता है कि बैंक के अंदर ये चल रहा है। फोरी सब लोग बातें करते हैं और बड़े बड़े एनालिस्ट बन के बैठे हैं। तो आपको पहले बताना चाहिए था एचडीएफसी में क्या होने वाला है। खलीफा बने बैठे आरबीआई को ये भी नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है। कहते हैं टू बिग टू फेल बैंक है। बैंक की सेम प्रीमाइसेस में आरबीआई के ऑफिशियल्स बैठते हैं, पूरी की पूरी एक बड़ी टीम बैठती है जो ये मॉनिटर करती है कि डेटा में क्या चल रहा है। वो तो ये दिल्ली में बैठ के भी मॉनिटर कर सकते हैं। ये इंटेलिजेंस के लिए बैठती है टीम जो ये पता करे कि अंदरूनी गलतियाँ क्या चल रही हैं और कहाँ रिस्क है, और उसे टाइम रहते कैसे कंट्रोल किया जाए। आपको नहीं लगता कि आरबीआई भी हर जगह फेल हो रहा है, और या फिर आंख बंद करके शशि जगदीशन साहब को फेवर किया जा रहा है? इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा नेक्सस हो सकता है। सेबी इतना बड़ा फेलियर कि एचडीएफसी बैंक और लिमिटेड का मर्जर होता है और एचडीएफसी लिमिटेड के फिगर एचडीएफसी बैंक दबा लेता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा शायद एनपीए थे, ऐसी बाज़ार में न्यूज़ थी, और जो एचडीएफसी बैंक लोगों को बताना नहीं चाहता था। तो फिर आरबीआई और सेबी क्या कर रहे हैं? तो क्या आपको नहीं लगता कि एचडीएफसी के एमडी को रिज़ाइन करना चाहिए या बैंक को टर्मिनेट कर देना चाहिए? आरबीआई के गवर्नर और चेयरमैन ऑफ सेबी के अगेंस्ट में भी एक्शंस होने चाहिए। अगर आपको लगता है मेरी बात में ज़रा भी सच्चाई है तो मेरा साथ दें दोस्तों, वरना इस बात को भी दबा दिया जाएगा। 15 लाख करोड़ लोगों के लगे हैं, मेरा कुछ नहीं लगा है दोस्तों, ना तानु चक्रवर्ती साहब का कुछ लगा है यहाँ। 15 लाख करोड़ के जो इन्वेस्टर्स हैं और 15 लाख करोड़ जिन लोगों के हैं, उनकी पूरी फैमिली का क्या होगा?
अगर आप इस बात से थोड़ा भी वाक़या रखते हैं और आपको सच्चाई लगती है मेरी बातों में, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे ये वहाँ तक पहुँचे, उस फोरम तक पहुँचे जहाँ कान में जू रहेंगे लोगों की, और एचडीएफसी बैंक और रेगुलेटर्स के अगेंस्ट में बड़ा एक्शन हो, जिससे हम एक साफ़-सुथरा बैंकिंग सिस्टम अपनी कंट्री में बना पाएँ। बिकॉज़ बैंकिंग सिस्टम कंट्री की बैकबोन है। अगर ये ढह गई दोस्तों, तो सिर्फ बैंकिंग सिस्टम नहीं, बहुत सारे व्यापारों पे भी इम्पैक्ट आएगा। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।